सेमीकंडक्टर की सेकंड वीडियो लेकर। तो याद होगा पिछली वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से हम जो है क्लासिफाई करते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स को। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन तीनों को कैसे क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड। तो आज हम एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम समझाएंगे कि एनर्जी बैंड होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं हम, तो वो सब के बारे में हमें जो है इस लेक्चर में पढ़ना है। और तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी बैंड बनते हैं, उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम जो उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ मेरे साथ साथ। जैसे मैं जो चीजें बताता हूं उसको आप नोट करते रहें तो मजा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कंडक्टिविटी के बारे में। तो दो तरीके होते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड। तो आइए अब हम जानते हैं एनर्जी बैंड के बारे में इस वीडियो में। तो एनर्जी बैंड को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्बिट्स में एनर्जी कैसे होती है। सबसे पहले आपने बोहर मॉडल पढ़ा होगा, उसका एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। बोहर मॉडल जो था वो हाइड्रोजन एटम के लिए बना था। ये चीज हम मानते हैं कि आपने पढ़ी होगी। तो उसमें क्या था कि एक हाइड्रोजन एटम के अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, कुछ लगभग -13.6 के आसपास, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल में कितनी हो जाती है, -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल में कितनी हो जाती है, -1.51। ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है चेंज होती रहती है उसके ऑर्बिट्स के हिसाब से। तो हम ये चीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो बात थी, जो बोहर मॉडल था, वो सिर्फ एक आइसोलेटेड एटम के लिए बताया गया। किसके लिए बताया गया, आइसोलेटेड एटम, यानी कि एक अकेले एटम के लिए। लेकिन अगर हम असल लाइफ में देखें तो क्या अकेला एटम होता है, नहीं होता। तो क्यों, इसलिए जो है हम एनर्जी बैंड्स का यूज करते हैं। उसको समझेंगे कि कैसे करते हैं, कैसे एनर्जी बैंड आता है। लेकिन अब यहां पर जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, तो क्या किसी भी एटम, हमें कोई एक सिंगल एटम मिल सकता है किसी भी एलिमेंट का, नहीं मिल सकता। मिल सकता है कोई एक्सपेरिमेंट के लिए, साइंस वगैरह के जो हायर लेवल के होते हैं उनके लिए मिल सकता है। लेकिन जो एटम्स, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टल के बारे में आप हम जानेंगे कि क्रिस्टल में जो है एनर्जी कैसे वेरी होती है ऑर्बिट्स में। क्योंकि क्रिस्टल में एटम्स जो हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते। तो अब क्रिस्टल में एनर्जी कैसे डिवाइड होती है, अलग अलग ऑर्बिट्स में कैसे होती है, उसको समझते हैं। एग्जांपल के लिए आप सोचें कि क्यूब है, हमारे पास एक क्यूब है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं क्यूब है। अगर इस क्यूब को हम इलेक्ट्रॉन से नहीं एटम्स से भर दें, किससे भर दें, एटम से भर दें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर अब आप सोचें इसमें से कोई भी एक एटम उठा के देखें तो क्या उस पे सिर्फ उसका न्यूक्लियस, उस इलेक्ट्रॉन पे, जो भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन पे क्या सिर्फ उसका न्यूक्लियस ही फोर्स लगाएगा, नहीं, उस पे उसके नेबरिंग एटम्स भी फोर्स लगाएंगे। क्या कौन फोर्स लगाएगा, उसके नेबरिंग एटम्स भी फोर्स लगाएंगे। तो अगर उसके बराबर वाला इलेक्ट्रॉन भी उस पे फोर्स लगाएगा तो क्या उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी डिफरेंट ऑर्बिट में, बिल्कुल होगी। इसीलिए एटम्स में अलग अलग शेल में एनर्जी जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके नेबरिंग एटम्स उस पे फोर्स लगाते हैं। अब मान लो एक हमारे पास एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन पर उसका न्यूक्लियस तो फोर्स लगाएगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, तो वो तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही रहा है। लेकिन उसका नेबरिंग एटम भी, उसका इलेक्ट्रॉन भी तो उसे रिपेल करेगा, क्योंकि वो भी तो फोर्स लगाएंगे आपस में, और उसके न्यूक्लियस की भी फोर्स लगेगी। इस तरीके से जो है फोर्स फिर डिफाइन नहीं होती। फोर्स क्या नहीं होती, डिफाइन नहीं होती, मान लीजिए। और हर एटम जो है उस क्यूब के अंदर उसकी एक यूनिक पोजीशन होगी। यूनिक पोजीशन कैसे होगी, अब आप मान लो कि
एटम है बीच में, इस क्यूब के बीच में कोई भी एक एटम ले लो, तो उस एटम की पोजीशन यूनिक है, उस पे अलग अलग, यानी कि मान लो 100 इधर से फोर्स लगा रहे हैं, 100 इधर से, 100 आगे से, 100 पीछे से, तो इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। और वहीं आप ले लो एक कोने वाले को, इस क्यूब के कोने वाले से ले लो, तो उस पे जो है सारे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो सबकी फोर्स भी अलग अलग है। अब आप कहोगे कि दो बीच के भी तो ले सकते हैं, तो बीच के दो की भी पोजीशन अलग होगी। मान लो एक कह रहा है कि मेरे आगे 100 है और पीछे भी 100 है, अगर उसके हम बराबर वाले से पूछें तो उसके आगे कितने होंगे 99 और पीछे कितने हो जाएंगे 101। तो इस तरीके से जो है एनर्जी में थोड़ा बहुत फर्क सबके में आएगा। तो इस तरीके से जब ये हमें एक रेंज के उसमें मिलेगी, मान लो कि बीच वाले पे एनर्जी लग रही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बराबर वाले पे कितनी लगेगी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 बढ़ सकती है, 0.001 भी बढ़ सकती है। उसके पीछे वाले पे हो सकता है कितनी लग रही हो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इस तरीके से करते करते हमें एक एनर्जी की एक रेंज मिल जाती है। एक रेंज जब हमें एनर्जी की मिलती है तो उसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड। क्या कहते हैं एनर्जी बैंड, क्योंकि क्रिस्टल में हर एटम की यूनिक पोजीशन है, इसलिए हर एक एटम पर जो है यूनिक फोर्स लगता है और उन फोर्सेस की रेंज को हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं। और जो मेन फीचर होता है किसका एनर्जी का, वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करना किसी एक ऑर्बिट में, वो उसका मेन फीचर होता है। उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी में जो है वो स्टेबल कर देता है। ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है कि अगर उस इलेक्ट्रॉन पे इतनी एनर्जी है तो वो उस ऑर्बिट में स्टेबल रह सकता है। तो इसलिए एनर्जी बैंड्स का हमें इस तरीके से यूज करना है। और एनर्जी जो है वो दो डिफरेंट लेवल्स में चेंज हो सकती है। किसमें एनर्जी जो है वो दो डिफरेंट लेवल में चेंज हो सकती है। कौन कौन से दो तरीके के बैंड हमारे पास होते हैं, पहला होता है कौन सा वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, जी हाँ। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। इससे फिर हमको एनर्जी बैंड का कंसेप्ट समझ आएगा कि एनर्जी के कितने तरीके के बैंड होते हैं और उनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड क्या होता है, मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपके पास क्यूब है जिसमें एटम्स भरे पड़े हैं। अब इन सब में जो है एटम्स के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कौन सा होता है आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ होगी, बिल्कुल होगी, उन सबकी एनर्जी होगी। और हर एक एटम की वैलेंस शेल की भी एनर्जी डिफरेंट होगी क्योंकि उसको नेबरिंग एटम भी उस पर फोर्स लगाएगा। तो इसीलिए जो भी उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की रेंज होगी उस बैंड को हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे उसको, वैलेंस बैंड। किसको, जो एक क्रिस्टल में वैलेंस बैंड के, वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी की रेंज को हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कंडक्शन बैंड। अब जो ये वैलेंस बैंड है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर इनको एनर्जी दी जाए और तो ये जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि इनका न्यूक्लियस से जो फोर्स है वो वीक होता है। आउटर मोस्ट शेल वालों का न्यूक्लियस से फोर्स क्या होगा, वीक होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस से फोर्स वीक होगा। तो इसकी वजह से अगर फोर्स कम लगेगा तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं क्रिस्टल के अंदर। वो वाले एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेंगे, क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर फ्रीली मूव करें तो उनकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जो एटम्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उन एटम्स को हम कहते हैं कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। और जो इनकी रेंज होती है एनर्जी की, जो कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की रेंज होगी उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। जी हाँ, क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड। तो ये था हमारा कंडक्टिव बैंड और वैलेंस बैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं एक और टर्म के बारे में जो होती है हमारी क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। काफी बुक्स में इसको सिर्फ बैंड गैप भी लिखा होता है या फिर एनर्जी गैप भी लिखा होता है, तो कुछ भी कह सकते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसका क्या मतलब होता है, फॉरबिडन का मतलब होता है रोकने वाला, यानी कि एक एनर्जी का गैप है
जो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में आता है, जो कि उसको रोकता है जाने से। क्या होता है? रोकता है। किसमें? वैलेंस के बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स में जाने से रोकता है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने से रोकता है एक एनर्जी का गैप, कि अगर मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए अगर तुम्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है, कि अगर आप पे इतनी एनर्जी है तो आप जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते, वरना वो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी के बारे में अब हम जानते हैं और डिटेल में। अब ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं ये तीनों अलग होते हैं, तीनों के लिए एनर्जी बैंड जो है वो अलग होते हैं तीनों के लिए। किस किस के लिए? कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तीनों के लिए क्या होंगे? अलग होंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीनों के लिए क्या होंगे? एनर्जी बैंड जो है अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम उनको देखते हैं कि किस तरीके से तीनों के लिए अलग होते हैं। इसी को हम कहते हैं कि एनर्जी बैंड के बेसिस पे क्लासिफाई करना इन तीनों को। इन तीनों के एनर्जी बैंड अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इनको इसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंसुलेटर्स की। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। किसका? इंसुलेटर्स का एनर्जी बैंड। आप सबसे नीचे देखेंगे तो क्या है? वैलेंस बैंड है। ऊपर क्या है? कंडक्शन बैंड है। और बीच में ये जो गैप है इसको कहता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आप देखेंगे कि इंसुलेटर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है। यानी कि इसकी एनर्जी हमें बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए। एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ये लगभग इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आप इतनी एनर्जी दोगे तभी जो है आप इस गैप को क्रॉस कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है इंसुलेटर्स का ये जो एनर्जी बैंड का ये जो गैप होता है बीच में एनर्जी बैंड में, जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है इंसुलेटर करंट को कंडक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं किसकी? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स मतलब मेटल्स की। तो कंडक्टर्स में ये एनर्जी बैंड कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड में आप देख लोगे कि कुछ अजीब सा लग रहा है, बीच में कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स का एनर्जी बैंड में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो जो है इतने ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है अपने अंदर बहुत आसानी से कंडक्ट होने देते हैं, क्योंकि इसमें जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए जो है ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अब बात करते हैं हम किसकी? जी हाँ, सेमीकंडक्टर्स की। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स में देखें तो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप ना तो इंसुलेटर जितना बड़ा है और ना ही कंडक्टर्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। इसमें करता है लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है, इसको क्रॉस किया जा सकता है अगर हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दें। तो इसके बीच में जो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप आप देख रहे हैं इसमें कितनी एनर्जी होती है? इसकी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो है 0.7 या फिर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एग्जांपल के लिए। तो इसलिए ये दोनों जो है सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। तो इस तरीके से हम जो है किसको? कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी बैंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ आई हो, कंसेप्ट एनर्जी बैंड का, कि हम कैसे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, यानी कि हम कंडक्टिविटी के बेस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इन तीनों को। और हमने पढ़ा कि एनर्जी बैंड के बेसिस पर हम कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया हो ये कंसेप्ट एनर्जी बैंड्स का। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो बिल्कुल कमेंट करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम और 2 तरीके के सेमीकंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, पी टाइप, एन टाइप, वो सब आने वाले लेक्चर्स में आने वाला है। तो आगे चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतने पे ही रोक देते हैं। एनर्जी बैंड्स तक उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो आगे आने वाले लेक्चर में और मजा आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।